हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा, आज मैं 11th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा, एक्चुअली आज मैं स्टार्ट करूंगा एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। इससे पहले और भी चैप्टर्स होंगे। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एनिमल किंगडम आएगा, बायोमोलिक्यूल्स आएगा, तो उसको हम लोग बेटा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले 11th का मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं एनिमल फिजियोलॉजी से, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों, एक दो चीज आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और वो ये बात है कि एनिमल फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है, लेकिन उतनी ही ज्यादा उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चों को यह लगता है कि इस टॉपिक्स में हमें महारत हासिल हो गई है, लेकिन लैक ऑफ रिवीजन और क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस के कारण इन टॉपिक्स को वो बहुत इजीली वे में लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। हम लोग बहुत इजी तरीके से इसको कवर भी करेंगे, लेकिन मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगा बेटा, जो भी मैं आपको नोट्स बनाकर दूंगा उन नोट्स को प्रॉपर तरीके से आप अपने कॉपी में लिखिएगा, और क्वेश्चंस जो भी चैप्टर जब भी खत्म होगा उसके बाद मैं एक लाइव सेशन करूंगा, और उस लाइव सेशन में आप जो भी आपके डाउट्स होंगे, 1 घंटे का वो लाइव सेशन रहेगा, उसमें जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो मुझे आप बहुत इजी तरीके से पूछ सकते हैं, मैं उसका सबका आंसर करूंगा। और लास्ट में जो भी टॉपिक्स कंप्लीट होता जाएगा उससे मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैं हर टॉपिक के बाद आपको कराता भी जाऊंगा। तो मुझे लगता है, और इसके बाद आप कोई भी मॉड्यूल, किसी भी कोचिंग का अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको जीने के लिए क्या चाहिए। जैसे कि बहुत पहले एक मूवी आई थी बेटा, उसमें बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को तो छोड़ दिया। जैसे कि अगर मैं सिंपल तरीके से, अब आप लोग की बात अलग है, अगर मैं आप लोग से पूछने लगूं तो आप लोग पूरी लिस्ट थमा दोगे कि सर, आप लोग के लेवल पे सर एक स्कूटी भी चाहिए, अगर हफ्ते में एक बार हम लोग रेस्टोरेंट चले जाएं तो भी मजा आएगा, है ना, उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो आप मुझे पूरी लिस्ट थमा देंगे। लेकिन मैं बेसिक्स नीड्स की बात कर रहा हूं, तो बेसिक में अगर मैं, और आपका पूरा बॉडी किससे, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है बेटा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बना हुआ बेटा, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है, आपके सेल से मिलकर। तो मैं अगर एकदम बेसिक से जाऊं, अच्छा, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैं इसको बहुत बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा, तो आप समझना। अब ये तो मैंने आपकी बात की, अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मैं जिक्र प्लांट्स का भी करूंगा, थोड़ा सा जिक्र बेटा मैं प्लांट्स का भी करूंगा। अभी सिंपल सा एक वर्ड मैंने पूछा कि किसी भी सेल को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, किसी भी सेल को लिविंग अगर कोई सेल लिविंग है तो उसको क्या चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेल बना लिया, ये मैंने एक सेल बना लिया, और इसका मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस में मैंने क्रोमैटिन मटेरियल बना दिया, ठीक है। अब ये आपकी एक सेल बन गई। अब इस सेल को अगर सिंपल तरीके से मैं देखूं तो आपने मुझे बताया कि क्या चाहिए, तो आप सबसे पहले तो बोलोगे सर इसको चाहिए फूड, यानी कि ग्लूकोज। मैं यहां पर ग्लूकोज लिख रहा हूं, इसको आप अभी फूड समझिए, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला, ग्लूकोज। दूसरा आप क्या बोल सकते हो बेटा, इसको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और थर्ड आप क्या बोल सकते हो, इसको क्या चाहिए बेटा, पानी, वाटर। तो चलिए, मैंने यहां पर 3 चीजों को लिया है, 3 चीजों को लिया है जो कि एक सेल के लिए बेसिक नीड्स हैं। बेसिक और भी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक, इसको जिंदा रहने के लिए इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर जब आप खाना खाते हैं, मान लीजिए आपने दाल चावल खाया,
दाल चावल खाने के बाद आपने फूड को क्या किया, इंजेस्ट किया बच्चों। इंजेस्ट करने के बाद उसको आप डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब डायरेक्टली जो भी खाना हम खाते हैं बेटा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि वो होते हैं एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो उसको पहले स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर अगर मैं देखिए अगर मैं बेसिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं, अगर मैं बेसिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, अभी थोड़ा हमको ये पूरा चैप्टर बहुत इत्मीनान से पढ़ना ही है। तो मैं अभी अगर बेसिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, आपकी प्रोटीन। प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के बाद आप क्या बोल सकते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो थर्ड क्या बोलोगे बच्चों, बताओ, फैट्स, फैट्स, लिपिड्स। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिंपल सी, अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, अभी बेसिक बेटा मैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो जो भी आप, जैसे कि आपने चावल खाया, चावल में होता है स्टार्च, जैसे आपने आलू खाया, आलू में भी क्या होगा बेटा, स्टार्च। ठीक, तो स्टार्च, स्टार्च की बात मैं कर रहा हूं, और स्टार्च क्या है बेटा आपका, पॉलीसेक्राइड है। क्या है बच्चों, पॉलीसेक्राइड है। ठीक, अब सिंपल सी बात मैंने की कि पॉलीसेक्राइड को हम डायरेक्टली अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं स्टार्च का मोनोसेक्राइड, मोनोमर, जैसे कि बेटा अगर हम एक माला देखते हैं, तो माला अगर आप एक मोतियों वाली माला अगर आप एज्यूम करते हैं, तो पूरी की पूरी माला क्या कहलाएगी आपकी, पॉलीसेक्राइड, यानी कि पॉलीमर। और उसका जो एक मोती होगा वो मोनोमर या मोनोसेक्राइड कहलाएगा। तो अगर मैंने स्टार्च को तोड़ा और स्टार्च को तोड़कर मैं क्या बनाऊंगा, ग्लूकोज बनाऊंगा। ठीक, तो जैसे कि आपने किसी फूड को खाया, मैंने क्या बोला बच्चों, जैसे कि आपने किसी फूड को खाया, फूड क्या था आपका, स्टार्च था। स्टार्च को आपने क्या किया बच्चों, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया। और डाइजेशन में आप करते क्या हैं, डाइजेशन में एक्चुअली बेटा, जब हम लोग एक्चुअली डाइजेशन पढ़ते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पता नहीं क्यों इसको डिलीट कर दिया गया, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत बेसिक चीजें इसमें जाननी जरूरी भी होती हैं। आई डोंट नो व्हाई कि एनटीए को ऐसा क्यों लगा कि डाइजेशन नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। चलिए खैर, बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं एनटीए पे वैसे भी। ठीक, तो मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर मैं डाइजेशन को, जो स्टार्च को मैंने डाइजेस्ट किया और इसको मैंने कन्वर्ट किया बच्चों किसमें, मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड में। और ये जो मोनोसेकेराइड होता है, ये जो मोनोसेकेराइड होता है दैट इज मोनोमर। अब इस फॉर्म में मैं फूड को अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर सकता हूं। बिल्कुल सही समझे बेटा, मैंने बोला कि इस फॉर्म में आप अब फूड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, अब ये एब्जॉर्ब होके कहां पर पहुंचेगा, आपकी सेल तक पहुंचेगा। तो और ये एब्जॉर्ब जो मैंने अभी मोनोमर जो लिखा है बेटा, ये एक्चुअली क्या है आपका, ग्लूकोज। आज का लेक्चर बेटा बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला बेटा, अब ये ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज जो होगा, ये ग्लूकोज यहां पहुंचा। ठीक, अब इसको सेल ने इंटेक कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आप एक बात बताइए बच्चों, कि आप अपनी जितनी भी डेली एक्टिविटीज में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप भाग रहे हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे आप किसी का पीछा कर रहे हो, या कोई आपका पीछा कर रहा हो, उससे आप भाग रहे हो, जैसे कि डॉग, हमेशा गलती समझते हो, नालायक हो तुम लोग, ठीक है, गधों। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है, इस ग्लूकोज को अब सेल तक पहुंच गया। अब ये
ग्लूकोज इस सेल को ले लेगा, लेकिन इस सेल को बहुत सारा मेटाबॉलिज्म करने के लिए इसको क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलेगी ये हम बाद में देखेंगे। एटीपी अगर करेंसी आपने सुना होगा बेटा, तो हमारी बॉडी की करेंसी क्या है? एटीपी, जो हमारी बॉडी को क्या देती है? एनर्जी देती है। बात करेंगे बहुत डिटेल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी हम बात नहीं करने जाता, ठीक। तो अब मुझे बताइए कि ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज को मुझे तोड़ना पड़ेगा बच्चों, इस ग्लूकोज को मुझे तोड़ना। मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूं, मैंने, हाँ मुझे याद है कि मुझे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक से उठा रहा हूं बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि अब इस ग्लूकोज को मैं सेल तक ले गया, अब सेल में पहुंचने के बाद इस ग्लूकोज को मुझे तोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला बच्चों? इस ग्लूकोज को मुझे तोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं इस ग्लूकोज को तोड़ना चाहूंगा तो मुझे इसको ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब मैं इस ग्लूकोज को तोड़ूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और मुझे वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तब सेल में आपकी एनर्जी के लिए एक क्या बनेगा बताओ? एटीपी बनेगी। एटीपी हमने बना लिया बेटा सेल के अंदर, ठीक है। कैसे बनाया वो हम लोग बाद में देखेंगे, कैसे बनाया वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। अब एटीपी सेल के अंदर बन गई। अब इसके अब जब ग्लूकोज टूटेगा तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनेगा बेटा। अब ये बाई प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनता है आपका CO2, CO2 बनेगा, ठीक है, ठीक। और क्या बनेगा बेटा? मेटाबॉलिक वाटर भी बन सकता है, बिल्कुल बनेगा मेटाबॉलिक वाटर। तो ये क्या बन गया बच्चों? आपका वाटर बन गया। तो कुल मिलाकर हमारा पर्पस यहां पर पूरा, क्योंकि इस सेल को अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसको चाहिए था एटीपी, और इसने ये एटीपी कहां से बनाया? इस ग्लूकोज को तोड़कर विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इसने सेल के अंदर क्या बनाया? एटीपी, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना बच्चा आपका? CO2 एंड वाटर। इतना बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सेल को क्या मिल गया? एटीपी। सेल को क्या मिल गया बच्चों? एटीपी। अब मुझे बताइए कि आपने ये जो फूड खाया ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ, ये सेल तक पहुंचा आपका, आपने फूड को खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन से वो आपकी सेल तक पहुंच गया। पढ़ेंगे हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस ऑक्सीजन को भी तो सेल तक पहुंचाना है, तो इस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का हम लोग यूज करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि हम कोई भी चैप्टर बेटा अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक्स जान जाएंगे तो देखो, मैं जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूं मैं उनको यही मान के चलता हूं कि वो 9th और 12th ही, सॉरी 9th एंड 10th ही पास हैं, 11th 12th में नहीं। चाहे अगर मैं ड्रॉपर को पढ़ा रहा हूं तो भी मैं उनको बेसिक से ही मान के चलता हूं, और बेसिक ही ये जो लेक्चर है ये 11th 12th एंड ड्रॉपर तीनों बच्चों के लिए सफिशिएंट होगा। चलिए, तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया बच्चों कि अब एटीपी मैंने बना ली, अब इस ऑक्सीजन को मुझे सेल तक पहुंचाना है, ठीक। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिख रखा है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और यहां पे लिखा हुआ है मैंने, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। मैंने सिंपल सी अभी तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या लिखा है बेटा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। मैंने आप शुरुआत में लेक्चर में यही बताया कि आपको अपनी दिनचर्या में जितनी भी काम करने हैं बेटा उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में मिलने वाली है, ठीक। अब देखिए, लाइक क्यों जरूरत है? क्योंकि मूवमेंट एंड लोकोमोशन करना है, ब्रीदिंग करना है, डाइजेशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं बेटा तो मैंने यहां पर मेरा तात्पर्य, मेरा यहां पर मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से है, डिफ्यूजन से नहीं है, ऑस्मोसिस से नहीं है। ये हम लोग पढ़ते हैं बेटा कहां पर? हाँ,
कहां पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हमने कर ली, ठीक है। अब तो इसका मतलब मैंने एनर्जी बनवा दी एटीपी के फॉर्म में, और मैंने बताया कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें एनर्जी क्यों चाहिए। और भी चीजें हैं, मैंने बस इतना ही एग्जांपल्स लिखा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक। अब इधर देखिए, अब मैंने यहां पर स्टार्ट किया है बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ने से पहले मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब इसको भी पढ़ने से पहले मुझे यह बताइए कि क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होगी? नहीं, यहां पर मैं प्लांट्स की बात भी कर रहा हूं, यहां पर मैं मोनेरा में बैक्टीरिया की भी बात कर रहा हूं, मैं प्रोटिस्टा की भी बात कर रहा हूं, मैं फंजाई की भी बात कर रहा हूं, मैं प्लांटी की भी बात कर रहा हूं, मैं एनिमेलिया की भी बात कर रहा हूं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको चाहिए बेटा एटीपी। और एटीपी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एटीपी सब जगह बननी है, इसका मतलब, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए किसी न किसी फॉर्म में तो चाहिए। अगर मैं सिंपल सी बात, अगर मैं अमीबा की भी बात करता हूं बेटा, तो वो भी मूव करता है अपने स्यूडोपोडिया से, तो क्या उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी लिविंग, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात घर कर गई कि मैं सिर्फ यहां पर ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। इसीलिए यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है, यहां पर मैंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखा है, यहां पर मैंने ह्यूमंस नहीं लिखा है। अगर सिर्फ एटीपी की रिक्वायरमेंट सिर्फ ह्यूमंस को होती तो मैं यहां पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह क्या लिखता? ह्यूमंस लिखता। चलिए, तो ये वाली पॉइंट भी अपने को समझ में आ गई, ठीक। अब मैंने देखो यहां पर क्या लिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रीदिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, ब्रीदिंग की अगर मैं सिंपल सा, बिल्कुल एकदम इजी चीजें को पढ़ेंगे बेटा हम लोग, और दूर तक देखना पहुंच जाएंगे। अगर मैंने ब्रीदिंग की बात, व्हाट इज ब्रीदिंग? एनवायरमेंट से, सिंपल सी बात है, एनवायरमेंट से एयर को इनहेल करना, मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेना, और बॉडी के अंदर से एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है बेटा? ब्रीदिंग। इसको आप बोलते हैं इनहेलेशन, जो आप एनवायरमेंटल एयर को, मैंने यहां पर एयर बोला है बेटा, मैंने यहां पर एयर बोला है, मैंने यहां पर ऑक्सीजन नहीं बोला है अभी, ठीक है। तो मैंने बोला एनवायरमेंटल एयर को अपनी बॉडी में लेना, और बॉडी से एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस मैंने क्या बोला? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सिंपल सी बात है बेटा। तो मैंने यहां पर बोला कि ब्रीदिंग का मतलब है सिंपल सा, एकदम बेसिक सा, क्या बोला मैंने? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मैं बोल सकता हूं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा इंस्पायरेशन, और एक्सहेलेशन को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपायरेशन। पढ़ेंगे बेटा बाद में भी इसको, एक्सपायरेशन। चलिए, ये तो पहला डिफरेंस, ये तो इसका बेसिक हो गया कि व्हाट इज ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इज ब्रीथिंग। मतलब कि एनवायरमेंटल से, मतलब एनवायरमेंट के से आप ऑक्सीजन बोल लीजिए, चाहे आप क्या बोल सकते हैं, एयर को बोल लीजिए, उसको अंदर लेने की प्रोसेस क्या कहलाएगा? इनहेलेशन। और बॉडी से निकालने की प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा? आपका एक्सहेलेशन, ठीक है। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट मैंने बताया बेटा आपको। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपकी फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं बेटा, तो रेस्पिरेशन बहुत ब्रॉड टर्म है।
रेस्पिरेशन बेटा बहुत ब्रॉड टर्म है, और ब्रॉड टर्म कहने का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स आने वाले हैं। रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग आती है। मैंने यहां पर रेस्पिरेशन बोला है, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं बोला बेटा। मैंने यहां पर सिंपल सा क्या बोला है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। अभी मैंने सिंपल सा एक चीज लिख रखी है, देखिए यहां पर मैंने दाल चावल बनाया। दाल चावल से मैंने क्या लेनी है बेटा, एनर्जी। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, फूड, ये फूड है, ठीक है। अब यहां पर इसको मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन, यही। और ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने यहां पर लिख रखी है, जिसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया। यस, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन molecules like glucose, amino acid and fatty acid etc to drive energy। इसका मतलब कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड को तोड़कर हम लोग सेल में क्या बनाएंगे बेटा, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होगी आपकी, एटीपी के फॉर्म में होगी। अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर रेस्पिरेशन दो टाइप का होगा। रेस्पिरेशन बच्चों दो टाइप का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं बच्चा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, एरोबिक, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक का मतलब, अरे बात समझ में आ रही बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं। एरोबिक का मतलब, एरोबिक सिंपल सा मतलब है बेटा कि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और एनारोबिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीजन अब्सेंट होगी। सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए, तो मैंने यहां पर रेस्पिरेशन का टाइप भी बता दिया, और मैं अभी कुछ देर में इसके बेसिक्स भी और क्लियर करूंगा, हाँ, ताकि आप जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ें बॉटनी में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया कि फूड को मैंने तोड़ा, है ना। अब तोड़ने की प्रोसेस हम लोग ऑक्सीजन, हाँ सर क्या बात कर रहे हो, हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी फूड को तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी एनर्जी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन को उठा रहा हूं, समझना बच्चों, अभी मैं एरोबिक रेस्पिरेशन को उठा रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की बच्चों सॉरी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप बचपन से, जब हम लोग क्लास 6 में थे, अब देखिए मैं क्लास 6 में पहुंच गया बच्चों, जब हम लोग क्लास 6 में थे तब हम लोग ने एक बहुत बेसिक सा एक इक्वेशन पढ़ा था, जिसको मैं यहां पर लिखता हूं, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, और यहां पर आपने एक एरो बनाया होगा और यहां पर लिखा होगा आपने 6CO2 प्लस 12H2O, और यहां पर आपने एक चीज और लिखी होगी, दैट इज एनर्जी। ठीक, मुझे लगता है ये वाला इक्वेशन आप सब ने पढ़ रखा होगा। अब मैं यहां पर एक दो चीजें और ऐड कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं एंजाइम, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये एंजाइम से होंगे, और एंजाइम्स को भी बेटा हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। चलिए, एंजाइम्स, लेकिन यहां पर मैं चुपके से एक चीज और लिख दे रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों लिख रहा हूं,
ये कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे पढ़ना है ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये थोड़ा सा पार्ट में किसका पढ़ा रहा हूं, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का। बट बेसिक मुझे लगता है कि मुझे बताना जरूरी लगता है, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट अपने को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, ये रिएक्शन हमने बहुत पहले देख रखी है। मुझे बताइए कि देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे आप ये बताइए बच्चों कि हम लोग जब बचपन में हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ा बहुत, तो हमने ये बोला था कि किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी या हीट क्या हो रही है, अगर निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मुझे बताइए, यहां पर एनर्जी निकल रही है क्या? बिल्कुल निकल रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो हम लोग केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं ना बेटा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाले तो बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो एक्सोथर्मिक यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग एक्सर्गोनिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा यहां पर? एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सर्गोनिक रिएक्शन। पहला पॉइंट एकदम बेसिक सा बेटा, एकदम बेसिक सा, कोई रटने वाली बात ही नहीं बेटा, कोई रटने वाली बात नहीं है। ये मैंने क्या बोल दिया कि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? एक्सर्गोनिक। अब मुझे बताओ, सुनना बात ध्यान से, बिल्कुल बात ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये जो मैंने अभी बना रखा है बच्चों, ये क्या है? बताओ, बोलो। ये है बेटा आपका ग्लूकोज। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। अब मुझे बताओ कि ये रिएक्शन क्या हमने आज पढ़ी है क्या? हाँ बेटा, यही रिएक्शन तो मैंने आज पढ़ाई थी आपको, जब हमने बेसिक एकदम स्टार्ट किया था। कहां गया वो? ये देखो, मैंने ग्लूकोज लिया था, ऑक्सीजन लिया था और पानी लिया था, H2O निकाला था और CO2, और यही सेम चीज अब मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? रिएक्शन के फॉर्म में। देख लो, मैंने कुछ भी गलत, बस मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, दैट्स इट। बात तो वही हुई ना? ठीक है, चलिए, तो ये ग्लूकोज हो गया। अब इस ग्लूकोज में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन, 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ठीक, और मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। मान लीजिए मैंने यहां पर सॉरी, चलिए, मैंने मान लिया बेटा कि यहां पर ये 6 कार्बन है। छह कार्बन, 5 हुए, एक इधर बना लेते हैं। चलिए, ये मैंने क्या बना लिए बच्चों? 6 कार्बन बना लिए। अब ये जो 6 कार्बन है बेटा, ये आपस में किसी बॉन्ड से लिंक होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। देख लीजिए, मैंने यहां पर बना दिया, ये बॉन्ड्स मैंने बना दिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ये सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से बाइंड हैं। अब आपने बचपन में केमिस्ट्री अगर हमने अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो हमने देखा होगा कि जब भी बॉन्ड टूटता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड टूटेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ हम लोग बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड टूटता है और उससे क्या निकलती है बच्चों? एनर्जी। सुनना बात ध्यान से, तो मैंने क्या बोला? स्टेप बाय स्टेप टूटा बेटा, और इससे हमने क्या निकाली? एनर्जी निकाली। मैंने एनर्जी निकाल दी। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़कर मैंने स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड्स को तोड़ा और मैंने क्या निकाला? एनर्जी। अब इस एनर्जी को, मान लीजिए एनर्जी निकल गई, तो अब इस एनर्जी को, मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने एनर्जी गेन कर लिया। अब उठते ही मान लीजिए आपको मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आओ, वो भी पैदल, वो भी भागते हुए जाना, क्योंकि घर में मेहमान आ रखे हैं, तो जाओ उनके लिए कुछ बनाना है, भागते जाओ और भागते आओ।
तो मुझे आप ये बताइए कि अभी तो आपने खाना तो बहुत पहले खाया था, 6 घंटे पहले खाया था, लेकिन आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी है, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऑलरेडी आपके सेल्स में एनर्जी का स्टोरेज मौजूद है, और वो स्टोर क्या है बच्चों? एटीपी। अब सुनना बात ध्यान से, जब स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है, तो मान लीजिए आपने जितने भी ग्लूकोज को तोड़ा, आपको क्या लगता है कि उस सारी एनर्जी का कन्वर्जन, उस सारी एनर्जी का कन्वर्जन आप एटीपी में कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन, देखो मैंने ये बोला कि आज का जो लेक्चर है बेटा वो बिल्कुल बेसिक्स से है, और बेसिक्स अगर हम समझ गए, हम रट्टा नहीं मारते बेटा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का वो उद्देश्य ही नहीं है कि मैं आपको मग्गू बनाऊं। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स ऐसे ही होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे और आपको मजा आएगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला बच्चों? कि एनर्जी एटीपी। ठीक, अब एटीपी के फॉर्म में मुझे कुछ, जो एनर्जी मैंने इस बॉन्ड को तोड़कर निकाली, उसके कुछ पार्ट को मैंने एटीपी में तोड़ दी, सॉरी एटीपी में स्टोर कर लिया। लेकिन कुछ पार्ट जो एनर्जी का था बच्चों, कुछ पार्ट जो एनर्जी का था, कुछ पार्ट जो एनर्जी का था, उसको हमने हीट के फॉर्म में लॉस किया, हीट के फॉर्म में लॉस किया। हाँ, हीट के फॉर्म में लॉस किया। ठीक है, कुछ एनर्जी को जो इस बॉन्ड को तोड़ने से रिलीज हुई, कुछ एनर्जी को मैंने एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया, और कुछ एनर्जी को मैंने हीट फॉर्म में लॉस होने दिया। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है बच्चों, कि इसको लॉस नहीं होने देना चाहिए। अब सुनना बात ध्यान से, हम लोग, जब आपने कभी एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो एनिमल किंगडम में अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में आपका आता है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये 5 लोग आते हैं, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, अगर आपने वर्टिब्रेट्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा। अब इन वर्टिब्रेट्स में कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोइकिलोथर्म्स। और कुछ को हम लोग बोलते हैं होमियोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स वो लोग होंगे बेटा जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल नहीं रखेंगे, मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल बॉडी टेम्परेचर से इंफ्लुएंस होता रहेगा, और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर से मैच करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात? लेकिन अगर हम एव्स और मैमल्स की बात करते हैं, अगर हम लोग बर्ड्स और मैमल्स की, एप नहीं बोल रहा हूं नालायकों, एप नहीं बोल रहा हूं, एव्स बोल रहा हूं, AVEF। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं बच्चों, तो बर्ड्स और मैमल्स आर होमियोथर्म्स। इसका मतलब एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर कुछ भी हो, हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स्ड पॉइंट पर रखना पड़ेगा। और अगर मैं अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करता हूं तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हां, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में हम 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करते रहते हैं, और ठंडी के मौसम में हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म कर पाए, और साथ ही साथ हम लोग ठिठुरते भी हैं। समझ में रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? तो इसका मतलब ये जो हीट फॉर्म में जो लॉस हुई है, एक्चुअली ये लॉस का यूज मैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी यूज करूंगा। इस बॉडी टेम्परेचर को बेटा हम क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर को, सॉरी, इस जो टेम्परेचर, जो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई, जो हीट रिलीज हुई, इसको मैं यूज किस में करूंगा? ये मैं किस में बात कर रहा हूं बेटा? होमियोथर्म्स में बात कर रहा हूं, होमियोथर्म्स में। होमियोथर्म्स ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को
कांस्टेंट रखेंगे और इसमें कौन आएगा बच्चों? आपका एव्स एंड मैमल्स। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई कि देखिए कहां कहां से चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक, अब ये CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बड़ा बड़ा। अब ये CO2 हमारी बॉडी के लिए बेटा टॉक्सिक है। CO2 हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, बिल्कुल टॉक्सिक है। जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर CO2 बहुत देर तक अगर हमारी बॉडी में रह गई तो ये वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड बना सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं H2CO3। और ये कौन सा एसिड है बेटा? कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट आयन बनेगा इससे, बाइकार्बोनिक एसिड है कि नहीं बेटा? अब ये जो एसिड है ये साइटोप्लाज्म में घुलकर वहां के पीएच को चेंज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, चेंज कर सकता है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, साइटोप्लाज्म हो सकता है डिफ्यूज होकर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली गई, जो सेल्स के बाहर फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पर घुलकर वहां के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकती है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच। अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि जो एंजाइम्स होंगे वो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और हमारी बॉडी अगर हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा बेटा, सेल काम नहीं करेगा, टिश्यू काम नहीं करेगा, ऑर्गन काम नहीं करेगा, ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा, बॉडी काम नहीं करेगी। आ गई बात समझ में? तो ये बताने का मकसद क्या है सर? बताने का मकसद ये है कि ये CO2 टॉक्सिक है। ये CO2 बच्चों क्या है? टॉक्सिक है। और मुझे इस CO2 को as soon as possible इसको क्या करना पड़ेगा? शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और बॉडी से बाहर इसी CO2 को जब हम लोग निकालते हैं तो इसी को आप लोग बोलते हैं बेटा एक्सपायरेशन। चलिए, आ गई बात समझ में? तो ये मैंने बेटा थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होती होंगी इसकी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है बच्चों ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इस स्लाइड को थोड़ा सा देखिए फिर मुझे बताइए, कोई दिक्कत? चलिए, मुझे लगता है इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, ये मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन बोला बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां पर जो एनर्जी बेटा, जब हम लोग आगे जब तुम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो ये एनर्जी में आप लिखोगे कि 36 से 38 एटीपी बनते हैं। अब क्यों 36 लिखा है, क्यों 38 लिखा है, ये हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये सेम चीज क्या प्लांट्स में भी होगी सर? बिल्कुल प्लांट्स में होगी। अगर आपने गलती से पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, अभी देखो मैं फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, सुनना बात ध्यान से, मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सर कहां से कहां पहुंच गए हम? तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले थे। बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस का अब आइए हम लोग थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता है कि नहीं, चलो तो हम लोग थोड़ा सा, अगर मैं फोटोसिंथेसिस का अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं बेटा, तो आप लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O और एरो लिखते हैं, फिर लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक, बिल्कुल सत्य वचन। यहां पर
एनर्जी। देखो बेटा, अब मुझे यहां पर मैंने कार्बन को जोड़ा है बेटा, यहां पर CO2 सारे कार्बन अलग थे, मुझे इनको इन कार्बन को तोड़कर, मुझे अभी मैंने जब बताया था बेटा, यहां पर देखिए 6 कार्बन होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब मुझे बताइए बच्चों कि अगर मुझे इन कार्बन्स को जोड़ना है तो मुझे क्या चाहिए, बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, जो कि मुझे यहां पर एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल सा अगर बात करूं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि इट इज एंडरगोनिक या एंडरगोनिक। वो क्या था, एक्सरगोनिक, ये क्या था, एंडरगोनिक, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या था, एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन। तो सर मुझे ये बताइए कि ये एनर्जी हम कहां से लाएंगे? अब जैसे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है ना, और यहां पर चलो सर लिखने के लिए यहां पे क्लोरोफिल लिख ही देता हूं, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है क्लोरोफिल लिखना, नहीं तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। लाइट भी लिख ही देता हूं, लाल लाल से लिख देता हूं। चलिए यहां पर मैंने लाइट लिख दिया। ठीक, चलिए ये समझ में आया क्या? बिल्कुल, ये तो हमने बहुत पहले बचपन में 6वीं क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, 6वीं क्लास की बात ही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने पढ़ाया आपको, क्लोरोफिल, ये लाइट, ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस में। ठीक, अब मुझे बताइए कि ये जो एनर्जी है ये प्लांट कहां से लाएगा? तो आपने पढ़ा होगा क्या, बताइए? आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल नहीं बोल रहा हूं, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, CAM साइकिल, ये सारे साइकिल पढ़ेंगे आप बाद में। ठीक, तो मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ कि ये एनर्जी मैं कहां से पाऊंगा? मुझे कहीं से तो बनाना पड़ेगा इस एनर्जी को, तभी तो मैं क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, ये देख लो, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड बना रहा है और इसी का यूज फिर ये रेस्पिरेशन में करेगा। समझ में आई बात? इसी का यूज बेटा ये रेस्पिरेशन में करेगा, क्योंकि प्लांट्स क्या है आपके, ऑटोट्रॉफिक। देख लो, कोई भी चीज ट्रॉफ मतलब आपका हमेशा पोषण से होता है, ऑटोट्रॉफ। देख लो, अब मुझे बताओ कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक अपना फूड बनाएंगे और इसी को बाद में फिर रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला? सेलुलर रेस्पिरेशन। देख लो। ठीक, अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यही तो हमने बताया, जो अभी मैंने ये देखा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का ही पार्ट है बच्चों, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक, अब इससे मैं क्या बनाऊंगा, ATP, और ATP, ये देखो यहां से मैं क्या बनाऊंगा, ATP। तो मुझे इस ATP तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गन को ATP की जरूरत है बेटा, तो मुझे इस ATP तक पहुंचने के लिए, मुझे इस फूड को बनाने के लिए मुझे चाहिए पहले एनर्जी। अब ये एनर्जी मैं कहां से लाऊं? तो आपने पढ़ा होगा बच्चों लाइट रिएक्शन। आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों? लाइट रिएक्शन, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, लाइट रिएक्शन। आई बात समझ में? और इस लाइट रिएक्शन से आप जनरेट करते हैं एसिमिलेटरी पावर, NADPH2, ATP। पढ़ा है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल पढ़ा होगा।
अब इस लाइट रिएक्शन से आप एसिमिलेटरी पावर्स डेवलप करेंगे, मतलब बनाएंगे, फॉर्म करेंगे एसिमिलेटरी पावर्स। पढ़ोगे ये सारी सारी चीजें बेटा, पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो हमारे एक सर है वो पढ़ाएंगे। एसिमिलेटरी पावर आई बात समझ में? और इस एसिमिलेटरी पावर, ये लाइट रिएक्शन और ये एसिमिलेटरी पावर यूज होगा किसमें? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात में होगा नालायकों। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो रात में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसको डार्क बोल रहे हैं। ये रात में चलेगा ऐसा नहीं है, ये रात में डार्क रिएक्शन रात में ही चलेगी ऐसा नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, डार्क रिएक्शन दिन में भी चलेगी, लेकिन हां इसको चलने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लाइट रिएक्शन को चलने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेटा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो लाइट रिएक्शन के अंदर आएगा। अब डार्क रिएक्शन C3C4, और इसी डार्क रिएक्शन में आप CO2 का फिक्सेशन करते हैं। एक CO2 फिक्स करेंगे। CO2 फिक्सेशन क्यों बोलते हैं? CO2 फिक्सेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने एनवायरमेंटल CO2 जो कि फ्री था उसको आप ला के जोड़ रहे हैं, एक जगह फिक्स करना है। ये देखो यहां पे CO2 आपकी फिक्स हो गई, अभी भाग नहीं पाएगी, लेकिन CO2 तो भाग सकता है। मुझे लगता है ये बहुत आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि मैंने क्या बताया आपको। और ये जो डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन से मैं क्या करूंगा बेटा? क्या बनाऊंगा? डार्क रिएक्शन में ही तो बनाऊंगा। ये पूरा पॉइंट बन गया, और उसके बाद फिर मैं इसको रेस्पिरेशन से भी बना लूंगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक्स थे ये आपके क्लियर हो गए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अब हां, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, अगर हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, अगर हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, क्योंकि रेस्पिरेशन आया है इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगा, ज्यादा नहीं बेटा। रेस्पिरेशन की अगर हमने बात की तो ये इसके बहुत सारे, मुझे यहां पर एक चीज को आपको बताना था, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, टूटना। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा बेटा आपका? ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? 3 कार्बन का क्या? पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल। फिर इससे आएगा बेटा बाद में लिंक रिएक्शन, जिससे आप फॉर्म करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से आप क्या बनाएंगे बेटा? फिर बताइए कहां पर जाएंगे? क्रेब्स साइकिल। ये सिर्फ मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं बेटा, क्रेब्स साइकिल। और फिर इसके बाद ETS नहीं चलेगा, इन सब में जो भी क्या बनेंगे बेटा, जैसे यहां पे NADH2 बनेगा, यहां भी NADH2 बनेगा, यहां भी NADH, उन सारे को हम लोग बेटा बात करेंगे बाद में कि कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग, और इन सबको NADH2 या FADH2 हम लोग यूज करके हम लोग इसको ले जाएंगे कहां पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे, और इससे क्या बना देंगे हम लोग? ATP। ठीक, मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा बेटा, मैं यहां पर इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर पूरा कंप्लीट का मतलब क्या है कि जितने भी कार्बन इस ग्लूकोज के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे जो आपके कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाए। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं कि यहां पर
कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ग्लूकोज का यहां पर क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब एरोबिक की बात कर लिए हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चा किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की। और जब हम लोग बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आपने इसका भी जो रिएक्शन होता है वो आपने जरूर पढ़ा होगा बच्चों, और वो होता है आपका क्या, C6H12O6। क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए सारे के सारे जो आपके कार्बन होंगे वो CO2 के फॉर्म में लिबरेट नहीं होंगे। तो यहां पर बनेगा बेटा 2C2H5OH। ये है आपका, सॉरी 6 लिखा गया, सॉरी C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस यहां पर भी बेटा एनर्जी निकलेगी, यहां पर भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन ये कितना होता है 2 ATP। 2 ATP के बराबर यहां पर एनर्जी। तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या आपको, ठीक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने क्या बोला कि यहां पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है बेटा, आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। चलिए, तो यहां तक अपने को बात पूरी समझ में आ गई। चलिए बेटा, तो अब हम लोग अब आ सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसमें हम लोग दो टाइप पढ़े, एक एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी। चलिए, तो अब इतना अगर बेटा आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक, स्टेप्स हम लोग आज देखेंगे बेटा, बाकी डिटेल हम लोग कल देखेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इसको हम लोग, आज का जो लेक्चर था बेटा वो पूरा बेसिक था ताकि आपके दिमाग में पूरी चीजें घर कर जाए। तो ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद फिर हम लोग ये और फिर ये डायग्राम, ठीक, उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन में ये आपका पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है बेटा दैट इज ब्रीदिंग, पहला स्टेप जो मैंने बोला बेटा ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को ही आप बोल सकते हो पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोल सकते हो बच्चों, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब पहला स्टेप हो गया। ठीक, चलिए, अब अगर हम लोग ब्रीदिंग के बाद करेंगे, सेकंड जो स्टेप होता है, अब ये ऑक्सीजन पहुंच गई है आपका एल्वेलाई तक, समझ में आएगा अभी कुछ देर में आपको। ठीक, तो ये जो ब्रीदिंग के बाद जो सेकंड स्टेप होता है बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। अब कैसे होगा समझाऊंगा। डिफ्यूजन
diffusion of gases in between alveoli and blood, alveoli and blood। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड के बाद थर्ड होगा बेटा, अब ये जो ऑक्सीजन थी, अगर जो आपने एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को, जो आपने एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को बेटा जो आपने कहां से लिया है, अरे एनवायरमेंटल तो एनवायरमेंट से ही लोगे ना, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से आपने कहां पर लिया, अपने एल्वुलाई तक ले गए। कहां पर? एल्वुलाई तक। लंग में एल्वुलाइज होती है, बात करेंगे सब, ठीक है, वहां तक ले गए। ठीक, अब इस ऑक्सीजन को आपको कहां पर पहुंचाना है, ब्लड में पहुंचाना है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो पहुंच जाएगा। अब इस जब ये ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाएगी तो ब्लड के बाद इसको आपको पहुंचाना पड़ेगा टिश्यू तक। तो जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों, दैट इज, बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इसी स्टेप्स में बेटा, ये जो मैं सब स्टेप्स पढ़ा रहा हूं, इसी स्टेप्स में हम लोग चैप्टर भी क्लियर करेंगे। तो मैंने थर्ड क्या बोला बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जो फोर्थ स्टेप की जब मैं बात करूंगा, जब मैं फोर्थ स्टेप की बात करूंगा, तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो मैंने यहां पर फोर्थ पॉइंट लिखा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन बिटवीन, बोलो बच्चों, ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू। ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप जो होगा बच्चों, वो होगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट स्टेप जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक, दैट इज लास्ट स्टेप। और वो क्या होगा आपका फिफ्थ स्टेप, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बेटा, इसी में आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बोलो, ऑक्सीजन का यूज करके आप फूड को तोड़कर उससे एटीपी का जो फॉर्मेशन कर रहे थे, वो इसी प्रोसेस के अंदर आएगा। तो देखिए, ये जो स्टेप्स इन रेस्पिरेशन है बेटा, इट इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आज लेक्चर जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो ये तो लप्पू है बस, बिल्कुल। अब देखिए, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट है बेटा ये, और एनवायरमेंट में पहले से ही क्या मौजूद है बच्चों, आपका एयर। और एयर में तो सब होगा, एयर में तो सब होगा ना बच्चों, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, आर्गन भी होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेस में, बात करेंगे बाद में कभी। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि ये जो ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन को बेटा, अब देखिए ये कैसे अंदर आएगा, ये हम लोग सब पढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस, कहां से कहां पर पहुंचा, ये सारी बातें मैं वापस से करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि इस ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया, इस ऑक्सीजन को आपने बेटा क्या किया, इनहेल किया। फिर आप कहां से, नॉस्ट्रिल से करोगे,
नॉस्ट्रल से होते हुए ये आपके नेजल चैम्बर में जाएगा, नेजल चैम्बर से जाएगा नेजोफेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, और फिर ये आपका आ जाएगा विंड पाइप में। ये जो पहला स्ट्रक्चर जो मैंने, इसका मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये जो विंड पाइप है ये है आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये है आपका एपिग्लॉटिस, ये है आपकी ट्रैकिया, ये है ब्रोंकस, और ये लास्ट जो मैंने बता रखा है दैट इज एल्वियोलाई। तो ये है बेटा आपका एल्वियोलाई। अच्छा बेटा, जो ये हमने, ये फंक्शनल डायग्राम है, ये फंक्शनल डायग्राम है जो कि हम लोग फंक्शन को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, ये हमारी बॉडी का एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन हमने फंक्शनिंग को समझने के लिए ऐसा डायग्राम पहले से ही बना रखा है, ठीक बच्चों। अब यहां पर क्या पहुंच गई आपकी, ऑक्सीजन पहुंच गई। चलिए यहां पर हमने पहुंचा दी ऑक्सीजन, तो यहां पर पहुंच गई आपकी ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आपकी कहां पर पहुंच गई, कहां पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब ब्लड में पहुंचने के बाद इससे ये जब यहां पर पहुंचा तो अब यहां से ऑक्सीजन जाना स्टार्ट करेगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां जाएगा, सबसे पहले हार्ट में जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, सब पढ़ेंगे कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, वो सब हम लोग अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन को ट्रेवल कराकर हमने कहां तक पहुंचाना है बच्चों, टिश्यू लेवल तक। ये आपकी आर्टरी है और ये कैपिलरीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा पतला पतला बना रखा है। अब यहां से ऑक्सीजन कैपिलरी से निकलकर आ जाएगी आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और फिर इस ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, आपका सेल्स ले लेंगे। देखो आ गई बात समझ में, ठीक। और फिर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएंगे बच्चों, कुछ देर पहले ही देखे थे, क्या, CO2। तो ये मैंने क्या बना दिया, CO2। सारी की सारी सेल्स ने क्या, CO2 बना दिया बेटा। अब ये CO2 कहां पर आ जाएगा, वेन्यूल में, सॉरी मतलब कैपिलरीज में, फिर वेन से। अब ये CO2 कहां पर ट्रेवल करेगा, फिर से होते हुए अब ये हार्ट का बेटा मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, उसको हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, अभी हम लोग फंक्शनल डायग्राम पढ़ रहे हैं। अब ये पहुंच गया CO2 कहां पर, एल्वियोलाई के पास में। अब यहां से ये आ जाएगा यहां पर, ठीक। जो अगर मैंने ऑक्सीजन की बात की थी बेटा, तो ऑक्सीजन यहां से ट्रेवल करते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचा था, और CO2 आपका वापस इस तरफ से जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा कि ये मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही तो कर रहा हूं ना, ये मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही तो कर रहा हूं ना। तो ये मैंने CO2 को बाहर निकाल दिया। तो ये वाला जो फर्स्ट प्रोसेस यही तो हुआ बेटा कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लाना और CO2 को एल्वियोलाई से एनवायरमेंट तक बताने की प्रोसेस मैंने क्या बताई थी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप था डिफ्यूजन बिटवीन, पहला स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप यानी क्या बोला बेटा, जो यहां पर हम लोग कर रहे हैं, यहां पर पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, इसको हम लोग थोड़ा लाल कलर से ले लेते हैं। ये पहला स्टेप दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सही बात है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोग ने यहां पर देखा है बेटा, जो मैंने वहां पर लिख रखा है, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला बेटा, ये दूसरा स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड, ये ब्लड है और एल्वियोलाई के बीच में। थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, देखो ट्रांसपोर्ट। थर्ड स्टेप आपका क्या हुआ बच्चों, ट्रांसपोर्ट। देख लो फोर्थ स्टेप क्या हुआ आपका, फोर्थ स्टेप क्या हुआ,
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो यहां पर हो गया आपका फोर्थ स्टेप, डिफ्यूजन। और फिफ्थ स्टेप यहां पर इस लेवल पे हो रहा है जिसको मैंने टिश्यू बोला है, ये बेटा आपका टिश्यू हो गया, ये आपका टिश्यू हो गया। और टिश्यू लेवल पर क्या हो रहा है आपका, सेलुलर रेस्पायरेशन। और इसमें आप क्या जनरेट कर रहे हो, एटीपी। एटीपी। तो यही जो स्टेप्स, ये जो मैंने आपको बनाया है बेटा, यही स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स जो मैंने आपको स्टेप्स बताए कि ये स्टेप्स यही है आपके। ठीक, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग, सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वेलाई, मतलब कि एक्सचेंज किसका, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर निकलेगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट यहां भी हो रहा है, दोनों ही थर्ड स्टेप है, ये भी और ये भी दोनों ही थर्ड स्टेप है। ठीक है, फिर हम लोग पहुंचाए कहां, टिश्यू तक, डिफ्यूजन, फिर यहां पर भी डिफ्यूजन हुआ बेटा, यहां पर हुआ ब्लड और टिश्यू के बीच में, और फिर ट्रांसपोर्ट होकर फिर हम लोग यहां पर पहुंच के इसको एक्सेल कर दिए। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है बेटा कि ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि कैसे ये 5 स्टेप क्लियर हुए। अगली प्रोसेस में हम लोग यहीं से थोड़ा सा उठाएंगे बेटा, यही इसी डायग्राम से हम लोग उठाएंगे। और यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कल इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो पर डे हम लोग, हो सकता है 1-2 दिन का बीच में गैप दूं मैं, लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यूअस क्लास लेंगे बेटा, क्योंकि हम लोग ने लेट स्टार्ट किया है और कोर्स बहुत ज्यादा है 11th का जूलॉजी का, तो हम लोग फटाफट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको वहां पर 2 चीजें बताऊंगा, एक डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, एक इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, और एक इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो मैंने आपको यहीं तक वादा किया था बेटा, तो यहीं तक मैंने इसको बता दिया। आगे के पोर्शन में जब हम लोग आएंगे अगली क्लास में, तो हम लोग इसी डायग्राम से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई भी और दिक्कत होगी बेटा तो हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। कल मैं वापस से आऊंगा और थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छे से स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।